Assalamualaikum everyone, and I hope you all having a great day. I hope you can all hear me. Can you guys please confirm if you guys can hear me? Okay, great. I hope you all are having a great day, and I would like to welcome you all to day 11 of Travel Python to Machine Learning Bootcamp. And you guys have made it so far. 8 days are done, and actually 10 days are done, and I really am excited to get started with all the advanced stuff. You are officially done with the Python beginner phase, and now we are moving forward to the real stuff, where the real programming comes in. So without wasting much time, I would like to continue on the session. But before continuing the session, I will clear some points that you must RSVP before coming to the quizzes, and the YouTube videos will be uploaded soon. So without wasting more time, I would like to welcome Mr. Sad, the developer Sad, to continue on our day 11 introduction to pandas. Over to you, Mr. Sad. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जहाँ से हमने जो मैंने आपको कल बताया था कि आज हम पांडा शुरू करेंगे, तो आज हमने वो स्टार्ट करना है। तो कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं ना, आजकल के डेटा साइंटिस्ट, अगर आप उनसे कभी मिलो या उनसे कभी बात करो ना, तो आप उनसे पूछोगे कि आप कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हो डेली बेसिस पे, सही है। तो टेक्निकली उनको ये कहना चाहिए कि वो पाइथन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपने कभी नोट किया, अगर आप किसी को मिले हो, तो वो हमेशा से कहता है कि मैं पांडास इस्तेमाल करता हूँ। वो पाइथन का नाम नहीं लेता। ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग पाइथन से डेटा साइंस करते हैं। कुछ लोग आर से करते हैं, सही है, तो वो तो एक अलग बात है। तो मतलब पांडास का इकोसिस्टम इतना बड़ा है ना, और इसमें इतनी चीज़ें हैं कि ये 2 दिन में तो मैं कभी करवा नहीं सकता था। तो मैंने आपको सिर्फ वो चीज़ें करवानी है जो कि आपको आनी चाहिए एक हेड स्टार्ट लेने के लिए इस फील्ड के अंदर, सही है। तो इसका इकोसिस्टम इतना बड़ा है कि आप पांडास के अंदर हर वो चीज़ कर सकते हो जो कि एक डेटा साइंटिस्ट को चाहिए होती है, सही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैथमेटिकल कंप्यूटिंग के लिए आपको जाना पड़ता है साई पाई और सिम पाई के ऊपर, सही है। वो बेसिकली मैथमेटिकल कंप्यूटिंग के लिए बनाई गई हैं, या अगर आपने सिग्नल प्रोसेसिंग करनी है, इस तरह की चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी उसमें होती हैं। लेकिन जितना भी आपका डेटा साइंस रिलेटेड काम है, डेटा प्री प्रोसेसिंग है, डेटा एनालाइजिंग है, सही है, और यहाँ तक कि पांडास के अंदर बिल्ट इन प्लॉट सिस्टम भी है। आपको मैटप्लॉटलिब अलग से जो है इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उसको डायरेक्टली इंपोर्ट करके पांडास के ही प्लॉट फंक्शन के साथ सारे प्लॉट्स बना सकते हो। यानी कि इतना पावरफुल इकोसिस्टम है इसका। पांडास का पावरफुल इकोसिस्टम इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि ये बेसिकली एक वाइड रेंज ऑफ डेटा को इंपोर्ट कर सकता है। तो अगर आप इसकी एपीआई रेफरेंस पे जाओ, इसकी वेबसाइट पे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी इनपुट आउटपुट कितनी बड़ी है। कि मतलब पिकल फाइल्स, फ्लैट फाइल्स, क्लिपबोर्ड, एक्सेल्स, जेसॉन, सही है, HTML और HTFS5, मतलब H5 फाइल्स जो होती हैं, सही है, फैदर फाइल्स, इसमें सारी फाइल का तो मुझे भी नहीं पता, ORC फाइल, SAS, SPSS, SQL, गूगल का बिग क्वेरी और स्टेटा, ये बेसिकली बायो पाइथन की फाइल्स होती हैं, यानी कि ये बेसिकली इस्तेमाल होती हैं बायोमेडिकल साइंस के अंदर। तो मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर डेटा मैनिपुलेशन से लेके टॉप लेवल मिसिंग डेटा कन्वर्जन्स, डीलिंग विद डेट लाइक, सही है, डीलिंग विद टाइम इंटरवल्स, टॉप लेवल वैल्यूएशन, हैशिंग तक, इसमें हर वो चीज़ आपको मिलती है जो आप इमेजिन कर सकते हो। री इंडेक्सिंग, सिलेक्शन, लेबल मैनिपुलेशन, ग्रुप बाय, विंडो, सही है, कंप्यूटेशन, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, कंबाइनिंग, कंपेयरिंग, जॉइनिंग, मर्जिंग, सही है, और रीशेपिंग, सॉर्टिंग, मिसिंग डेटा हैंडलिंग, सीरियलाइजेशन, आईओ कन्वर्जन। ये बेसिकली एक फाइल को CSV से रीड करके उसको किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकता है। जेसॉन में एक्सपोर्ट कर सकता है, उसको डेटा फ्रेम में एक्सपोर्ट कर सकता है, सही है, उसको एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर सकता है, सही हो गया। तो उसके बाद आपका कंस्ट्रक्टर, एट्रीब्यूट्स, लाइक डेटा कन्वर्जन, ये सब कुछ आप वैसे खुद एक्सप्लोर करना आहिस्ता आहिस्ता। मतलब ये चीज़ें आपको हमेशा डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लोर करने से ही आती हैं। फिर इसमें सबसे जो मज़े की चीज़ है वो टाइम डेल्टा, टाइम स्पैन और पीरियड और इंटरवल की बात है। कि पांडास के अंदर ना बिल्ट इन डेटा टाइप है डेट टाइम की। तो अगर आपके डेटा सेट में कहीं भी टाइम सीरीज का डेटा आता है ना, तो आपको डेट हैंडलिंग खुद नहीं करनी पड़ती। वरना अगर आपको ये चीज़ ना इसके अंदर होती तो आप लोगों को डेट हैंडलिंग का कोड खुद लिखना पड़ता कि अगर डेट ये है तो फिर ये करो, डेट ये। इसके अंदर सब कुछ ऑटोमेटिकली बिल्ट इन है, डेट माइनस तक हो जाती है आपस में, और जितने मंथ और जितने डेज रहते हैं वही आपको रिजल्ट में दे देता है। मतलब इतनी मज़े की चीज़ है इसमें। कैटेगोरिकल डेटा है, स्पार्स डेटा है, टेक्स्ट डेटा, किसी भी तरह का डेटा, यहाँ तक कि आप स्पेशल डेटा भी इंपोर्ट कर सकते हो जो कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से आ रहा होता है आपके पास।
GIS जो लोग पढ़ते हैं, सही है। मतलब ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अगर नमपाई बीच में कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि नमपाई सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस की गेम थी, आपको फंक्शंस का पता होना चाहिए था, आपको पता चल गया, अब उसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन शुरू होने लगी है कि अब उन फंक्शंस को अप्लाई करोगे पांडास के अंदर ताकि आप चीज़ें जनरेट कर सको, डेटा के साथ मैनिपुलेशन कर सको, सही है। तो सबसे पहले आप इसको इंपोर्ट करते हैं, तो सही, सबसे पहले नमपाई को इंपोर्ट करेंगे बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि वो इसकी बेस लाइब्रेरी है, और उसी के नीचे हम इंपोर्ट करेंगे पांडास को। तो इम्पोर्ट पांडास एज PD, तो आप इसको इंपोर्ट करोगे, दोनों लाइब्रेरी आपके पास इंपोर्ट हो जाएंगी। इसके बाद जो सबसे मेन फंक्शन जो आपने पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल करना है इसका, वो है रीड CSV फाइल का, सही है। CSV फाइल इज़ अ गो टू डेटा स्ट्रक्चर्स इन मशीन लर्निंग। आप मशीन लर्निंग कभी भी करोगे तो हमेशा आपको डेटा रियल वर्ल्ड में CSV के अंदर ही मिलेगा, और CSV फाइल की मैनिपुलेशन ही आपने करनी होगी। फिर वो बेशक इमेज एनोटेशंस का डेटा सेट हो, वो बेशक टाइम सीरीज़ का हो, या वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हो, तो वो हमेशा आपको CSV की फॉर्मेट में मिलता है, सही है। तो पांडास CSV को रीड कर सकता है, मैंने आपको बता दिया। तो सिंपल, अब आपको बताता हूँ एक मेन चीज़ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। पांडास को बेसिकली दो हिस्सों में मेन डिवाइड किया जाता है। दो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पांडास का मेन है, यानी कह लो कि पेरेंट क्लास है हर चीज़ की। एक होता है डेटा फ्रेम, एक होता है सीरीज, सही है। तो डेटा फ्रेम को आप कह सकते हो कि ये बेसिकली रो कॉलम स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको नमपाई में बताया था कि जब हम पांडास में जाएंगे तो हम एक डेटा फ्रेम बनाएंगे जिसका अंडरलाइंग स्ट्रक्चर नमपाई एरे होता है, सही है। लेकिन ऊपर वो आपको एक फ्रेम शो होगा, मैं भी आपको दिखाता हूँ क्या मतलब है उसका, सही। तो DF इज इक्वल टू डेटा फ्रेम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखो PD डॉट रीड CSV, मैंने आपको बताया कि उसका फंक्शन है रीड CSV, तो ये आपको रीड CSV आपको मिल जाएगा, सही है। तो रीड CSV मैंने पास करना है, तो मेरे पास एक एग्जाम्पल फाइल है, CSV नहीं, बस सिंपल से एक एग्जाम्पल है, सही है। तो ये फाइल मेरे पास पड़ी हुई है, इसमें बेसिकली ABCD करके ना 4 कॉलम्स हैं और 0 1 2 3 करके उनका इंडेक्स। तो अगर आप इसको रीड करो एग्जाम्पल को, तो बहुत सिंपल सी ये फाइल है, तो ये रीड होगी। जब आप इसको प्रिंट करोगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि ये बेसिकली है नमपाई एरे की तरह ही, ये आपने चीज़ें पहले पढ़ी हुई, लेकिन ये क्या है, इसमें रो कॉलम स्ट्रक्चर लिया गया है। तो इसमें आपके पास 4 जो है वो कॉलम्स हैं और 4 ही आपके पास रोज हैं, 0 1 2 3 करके। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल को रीड कर सकते हो। अब मैं आपको एक CSV फाइल रीड करके दिखाऊंगा, सही है, लेकिन वो आपको दिखाऊंगा तब जब आपको ये समझ आ जाएगा कि इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है। अब आपने इसको रीड कर लिया है, अब आपने इसको सेव करना है। तो मैंने आपको बताया था ना कि पांडास के अंदर इनपुट आउटपुट इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये किसी भी फॉर्मेट में फाइल को किसी भी फॉर्मेट में स्टोर कर सकता है, सही है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा DF डॉट टू CSV। तो ये फंक्शन क्या करता है, कोई भी आपका जो डेटा फ्रेम है जो आपने बना लिया है ना, उसको एक्सपोर्ट करेगा CSV फॉर्मेट के अंदर, सही है। तो मैं इसका नाम रख दूंगा एग्जाम्पल, सही है। मैं डॉट CSV भी लिख सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, सही है, आपकी मर्जी है। और यहाँ पे लिख सकते हो इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जो 0 1 2 3 है ये आपने रखना है कि नहीं रखना। अगर आप इसको रखोगे तो ये 5 कॉलम हो जाएंगे, 4 कॉलम पहले से हैं, एक 0 1 2 3 वाला कॉलम भी हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि मैंने इंडेक्स को नहीं रखना, सही है। तो मेरे पास अब ये फाइल एक CSV में सेव हो चुकी है, एग्जाम्पल डॉट CSV के अंदर, सही है। मैं इसको खोल सकता हूँ, मैं इसके साथ मैनिपुलेशन कर सकता हूँ, जो मैं चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। अब मैं इसको दोबारा से रीड भी कर सकता हूँ। देखो अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ और मैं अब रीड करूँगा डॉट CSV वाली फाइल को, सही है, डॉट CSV, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फाइल जब सेव हुई थी तो हमारे पास अब ये रीड हो गई है, सही है। तो मैं इसको दोबारा प्रिंट करूँगा डेटा फ्रेम को, तो आपको यहाँ पे दोबारा 0 1 2 3 नजर आएगा। ये 0 1 2 3 सिर्फ इसीलिए आ रहा है क्योंकि जब पांडास में आप कोई फाइल रीड करते हो तो पांडास को ऑटोमेटिकली खुद से इंडेक्स दे देता है, इससे हम कहते हैं एक डेटा फ्रेम, सही है। तो पांडास के अंदर डेटा फ्रेम का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर लोगे, कुछ भी इंपोर्ट करोगे, वो बेशक CSV फाइल है, वो एक्सेल की शीट है, वो कुछ भी है, पांडास उसको हमेशा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेगा, सही है। तो आप हमेशा वेरिएबल का नाम DF रखते हो, या आप डेटा फ्रेम जो आपका दिल करे आप रख सकते हो। DF आसान पड़ता है इसलिए मैंने वो लिखा। अब हम एक एक्सेल की शीट को इंपोर्ट करते हैं, सही है। तो DF इज इक्वल टू PD डॉट रीड एक्सेल, इसके लिए फंक्शन होता है रीड अंडरस्कोर एक्सेल नाम का, सही। तो इसे आप एक्सेल की फाइल रीड कर सकते हो। तो मेरे पास एक्सेल की एक सैम्पल शीट है, उसका नाम है एक्सेल सैम्पल, आई थिंक एक्सेल सैम्पल डॉट एक्सेल SX, सही है। और यहाँ पे आपने देना होता है शीट नंबर, कि आपका शीट नेम क्या है, सही है। तो शीट नेम मेरा पास जो है शीट 1 है। तो ये बेसिकली मेरे पास एक्सेल की एक शीट रीड होगी। तो यहाँ पे एरर कि हमारे पास शीट नेम का आर्गुमेंट क्यों नहीं है, एक मिनट रुको ज़रा। पहले तो होता था पांडास PD डॉट रीड एक्सेल,
ये लाइब्रेरीज ना जब अपडेट होती है ना तो ये कुछ फंक्शंस को डेप्रिकेट, देखो शीट नेम में ना अंडरस्कोर है, बस ये गलती है। तो पहले अंडरस्कोर नहीं होता था, सही है। तो डीएफ को जब आप प्रिंट करोगे तो आपके पास ये बेसिकली ए बी सी डी ये वही चीज़ है, लेकिन अब ये एक एक्सएलएस फॉर्मेट के अंदर है, सही है। सी ये बेसिकली पहले एक एग्जाम्पल फाइल में थी, अब ये एक्सेल की स्प्रेडशीट में। तो इस तरह से आप एक्सेल की फाइल्स को भी रीड कर सकते हो, कोई भी बड़ी से बड़ी एक्सेल की फाइल आकर आप उसको रीड कर सकते हो। अब इसमें सबसे जो मज़े की चीज़ है पांडास में ये, आप कोई भी HTML का पेज खोलो, मैंने यहाँ पे एक पेज खोला हुआ है फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अमेरिका की, जिसमें फेल्ड बैंक्स की एक लिस्ट है 1 अक्टूबर 2000 तक से, तब से लेके आज तक जितने बैंक्स फेल हुए हैं ना, तो ये उनकी एक बड़ी सी लिस्ट आ जाती है आपके पास, सही है। तो ये बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक टेबल है जिसपे कुछ कॉलम्स हैं कुछ रोज हैं। तो पांडा समय क्या कहता है कि आपको ये डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। आप क्या करो, ये लिंक यहाँ से कॉपी करो, सही है। इधर वापस आओ, यहाँ पे लिखो df इज इक्वल टू pd.read.html। तो इसके अंदर ये पावर है कि ये आपके HTML के फॉर्मेट को रीड करके उसमें से टेबल निकाल सकता है, सही है। इतनी पावरफुल चीज़ है ये। तो रीड HTML फंक्शन जो है ना, इसको चलाने के लिए आपके पास 3 लाइब्रेरीज होनी चाहिए। मुझे नहीं पता मेरे पास इंस्टॉल है कि नहीं है। आपके पास LXML होना चाहिए, आपके पास ब्यूटीफुल सूप होना चाहिए, क्योंकि बैक एंड पे ये वेब स्क्रैपिंग कर रहा है एक तरह से, सही है। और HTML5 lib एक लाइब्रेरी का नाम है, ये होना चाहिए। अब देखते हैं, अगर तो ये रन हो गया तो मतलब मेरे पास इंस्टॉल्ड हैं, और अगर तो ये रन नहीं हुआ मतलब मेरे पास इंस्टॉल नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ ये लिंक दोगे ना तो ये चीज़ काम नहीं करेगी, आपको यहाँ पे इसका HTML वर्जन देना पड़ेगा ऐसे करके, सही है। बेसिकली बात वही है, लेकिन अब यहाँ पे बात ये है कि हमें इसका HTML वर्जन देना। तो अगर मैं यहाँ पे, वैसे तो इस तरह भी चल जाना चाहिए, लेट्स सी, लेकिन होता ये है कि आपको इसका जो लास्ट है ये देना पड़ता है HTML के अंदर। हम रन करके देखते हैं, तो अगर ये चलता है या कोई एरर आता है। तो ये रन हो गया, मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास पूरी की पूरी एक लिस्ट आ गई है उन बैंक्स की, उनका सिटी स्टेट और सर्ट, सही है। अब ये बेसिकली क्या कह लो, एक अरे है। अगर आपको नजर आए तो मैंने आपको बोला था कि हर चीज़ एक अरे होती है, एक डेटा फ्रेम एक अरे है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अरे की ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, सही है, और यहाँ अरे की ब्रैकेट खत्म हो रही है। मतलब आप, अब आपको समझ आ रही होगी, जो मैं आपको नमपाई में बता रहा था कि नमपाई हर चीज़ का अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर है। कोई भी चीज़ जो आप पांडास में मैप डॉट लिब में आगे जाकर बनाओगे, वो बेस लाइन में हमेशा नमपाई की अरे ही होती है, सही है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इसका 0th ये इंडेक्स प्रिंट करना है, सही है। 0th इंडेक्स पे सारा डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, डीएफ को 0 कर देंगे, तो हमारे पास एक डेटा फ्रेम बन गया। ये देखो, जो चीज़ आपको वहाँ पे नज़र आ रही थी सेम टू सेम, बैंक नेम सिटी स्टेट, आपके पास यहाँ पे आ गया बैंक नेम सिटी स्टेट सर्ट एक्वायरिंग इंस्टीट्यूशन क्लोजिंग डेट, सेम, सही है। तो आपको यहाँ पता चल रहा है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 563 आपकी रोज हैं और 6 आपके कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये आपको पांडास खुद बताता है कि आपके कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं। अब बात ये है कि मैं चाहता हूँ मैं इसके सिर्फ पहले 10 प्रिंट करवाऊँ, सही है। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके सिर्फ पहले 10 प्रिंट करवाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, df0 डॉट हेड का फंक्शन आता है। हेड क्या करता है, आपसे एक आर्गूमेंट मांगता है कि आपने कितनी रोज प्रिंट करानी है। तो मैं कहता हूँ मैंने 10 करानी है, तो ये सिर्फ पहले 10 प्रिंट करेगा 0 से लेकर 9 तक, सही है। मैं कहता हूँ मैंने 20 करानी है, तो ये सिर्फ पहले 20 करेगा, सही होगा। और इसी तरह आपके पास एक डॉट टेल का फंक्शन आता है। अगर आपने लास्ट से प्रिंट करवानी है तो डॉट टेल करो और 10 करो, आपके पास और लास्ट 10 जो रोज है ना वो प्रिंट हो जाएंगे, देखो 53 से लेकर 62 तक। तो इस तरह से आप डेटा फ्रेम, मतलब मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इनपुट आउटपुट पांडास की इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप किसी भी तरह की फाइल को इम्पोर्ट कर सकते हो, फिर चाहे वो किसी भी फॉर्मेट के अंदर, और पांडास को खुद ब खुद पार्स करके आपके लिए एक डेटा फ्रेम बना के आपको देगा, सही है। तो आई होप कि इतना आपको समझ आ गया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमने करनी है वो हमने इसके ऑपरेशन स्टार्ट करना, मतलब हमने कर तो दिए हैं वैसे। आपको डॉट टेल का पता चल गया है, डॉट हेड का पता चल गया है। तो मैं टेल के साथ एक हेड का भी यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो यहाँ पे हम इसे लिख देते हैं हेड, मतलब ये टॉप 10 रोज आपकी प्रिंट करता है, सही है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने करनी है वो आपके पास आता है इसके बेसिकली डेटा फ्रेम का कोर डेटा स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पे एक मार्कडाउन बना के यहाँ पे लिख रहा हूँ डेटा फ्रेम, सही है। अब हम डेटा फ्रेम को डिटेल में पढ़ने लगे हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया, पहले हम डेटा फ्रेम बना रहे थे फाइल्स के साथ और हम डेटा ले रहे थे इनपुट कहीं बाहर से लिया, हमने HTML से लिया, हमने उसको बना लिया। अब हम डेटा सेट बनाएंगे खुद से। मशीन लर्निंग में खुद से डेटा सेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि अगर आपके पास एक क्लास में अनबैलेंस डेटा सेट हो तो आप उसको बैलेंस कैसे करोगे, सही है। तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा कि हम उस डेटा फ्रेम में खुद से डेटा ऐड करेंगे। तो पूछेंगे खुद से कैसे ऐड करोगे, सही है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने लगा हूँ कि खुद से डेटा फ्रेम कैसे बनते हैं, सही है। तो नमपाई हमने इंपोर्ट किया हुआ है, पांडास हमने इंपोर्ट किया हुआ है। हम नमपाई को इस्तेमाल करेंगे, नमपाई डॉट रैंडम डॉट सीड। अब रैंडम डॉट सीड का क्या मतलब होता है, अगर आपने मेरे साथ
अगर आप लिख रहे हो अभी जिस तरह मैं लिख रहा हूँ, तो अगर आप चाहते हो कि रैंडम फंक्शन से वो वैल्यूज़ हैं जो मेरी यहाँ पे आ रही हैं, सेम टू सेम वही वैल्यू आपकी है, तो आप इस्तेमाल करते हो डॉट सीड का फंक्शन और वैल्यू पास करोगे 101। ये तब इस्तेमाल करते हैं अगर आपने एलन ट्यूरिंग के बारे में पढ़ा हो, तो बेसिकली जो रैंडम नंबर जनरेटर सिस्टम है, सूडो रैंडम नंबर जनरेटर, ये बहुत बड़ा मसला रहा है कंप्यूटर साइंस में और आज भी है कि कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि एक नंबर वाकई ही रैंडम है सूडो रैंडम नंबर जनरेटर से जो नंबर जनरेट हो रहा है। सही है, तो ये सीडिंग बेसिकली वहाँ से कॉन्सेप्ट आया था। तो numpy डॉट रैंडम डॉट सीड जो है, ये बस ये इंश्योर करेगा कि जो रैंडम वैल्यूज़ मेरी आ रही हैं सेम वही आपकी आएंगी। सही है, अगर आप ये लाइन लिखोगे, अगर नहीं लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी वैल्यू कुछ हो रहेगी, मेरी कुछ हो रहेगी। सही है, तो numpy डॉट रैंडम डॉट सीड। अब इसके बाद जब भी मैं रैंडम फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा और जो वैल्यूज़ मेरी आएंगी सेम वही आपकी आएंगी, क्योंकि आपने भी सीड वही रखा हुआ है जो मैंने रखा हुआ है। सीड बेसिकली एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट देता है, और बेसिकली कह लो कि ये किसी को भी नहीं पता कि अंडर द हुड चीज़ें कैसे काम करती हैं। ये कंप्यूटर की मेमोरी का सिस्टम है, आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि रैंडम फंक्शन क्या प्रेडिक्ट करने वाला है। सही है, तो ये बेसिकली एक मेमोरी एलोकेशन होती है जो कि पूरी भर दी जाती है, उसके बाद वहाँ से कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन लेके आपको एक आउटपुट दे दी जाती है, इसे हम कहते हैं रैंडम। तो हम यहाँ पे एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, खुद से अब बना रहे हैं। सही है, तो पी डी डॉट, अब रीड सी एस वी नहीं करेंगे, आपको डेटा फ्रेम बना रहे हैं तो डेटा फ्रेम का फंक्शन होता है आपके पास। सही है, डेटा फ्रेम। सही है, अब ये आपसे एक्सपेक्ट करता है आर्गूमेंट में सबसे पहले आप इसको वैल्यूज़ दो। सही है, जो आपने वैल्यूज डेटा फ्रेम में डालनी, तो हम क्या बोलते हैं, हमने एक रैंडम डेटा फ्रेम बनाना है, तो रैंडम डॉट रैंड एन का। सही है, तो हमने ये नंपाई में पढ़ा था कि रैंड एन क्या करता है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से आपको रैंडम नंबर देता है। हम कहते हैं हमने 5/4 का बनाना है, 5 रोज होंगी, 4 कॉलम्स होंगे इसके अंदर। अब हमने इसके बाद देना है इंडेक्स के, ब्रो हमारा इंडेक्स क्या होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो इंडेक्स इज इक्वल टू, आपको पता है ना 5 रोज होंगी, तो जाहिर बात है इंडेक्स की वैल्यूज 5 होंगी। सही है, तो आप यहाँ पे इंडेक्स में एक लिस्ट दे सकते हो। सही है, आप यहाँ पे दे सकते हो ए बी सी डी और ई। सही है, तो आपने 5 वैल्यूज दे दी। अब क्या होगा, जो आपकी 5 रोज है उनको ये 5 इंडेक्स मिल गए। इसके बाद आपने कॉलम्स देने होते हैं कि आपने कॉलम में क्या डालना है। सही है, तो कॉलम इज इक्वल टू आप यहाँ पे दे सकते हो जो आपका दिल करे। देखो हमारे पास कॉलम 4 हैं, ठीक है ना, तो ये चीज़ अपने जेन में रखनी की, कॉलम हमारे पास 4 है तो 4 नाम आएंगे कॉलम्स के, तो कॉलम्स के नाम लग सकते हैं डब्ल्यू एक्स, सही है, वाई और जी। तो 4 मेरे पास कॉलम्स के नाम आ गए, 5 मेरे पास इंडेक्स हो गए और मेरे पास 5/4 का एक डेटा फ्रेम तैयार होगा। इसको मैं रन करता हूँ और मैं आपको डीएफ प्रिंट करके दिखाता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास ए बी सी डी इंडेक्स आ चुका है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड मेरे पास कॉलम आ चुके हैं, और ये रैंडम नंबर्स हैं जो कि मैंने बताया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में से, मतलब -1 से 1 के दरमियान में, और कुछ नंबर बड़े भी हैं। सही है, जो बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो बेल कर्व के हिसाब से हैं। तो ये चीज़ें आपको बस डेटा जनरेशन इसे कहते हैं, मशीन लर्निंग के अंदर डेटा जनरेट करना इस चीज़ को कहते हैं कि आपने रैंडम नंबर जनरेट करने होते हैं डेटा को बैलेंस करने के लिए। सही है, अब ज़रूरी नहीं है कि उसका इंडेक्स और कॉलम सही हो, इंडेक्स और कॉलम वही होते हैं जो आपके ओरिजिनल डेटा फ्रेम में आपको कंपनी ने दी हैं या आपको क्लाइंट ने दी हैं। सही है ना, आप वही कॉपी का पेस्ट यहाँ पे करते हो। तो ये बेसिकली इस तरह से आपने एक जनरेट किया। आप इसका एक प्रो वे है, पाइथन आपने सीख लिया है, तो आई होप कि आपको डॉट स्प्लिट फंक्शन का बताया गया होगा। तो ए बी सी डी ई लिखो और डॉट स्प्लिट करो। सही है, ये फंक्शन क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली आपका ए बी सी डी ई को अलग कर देगा। इसको भी यहाँ से ख़त्म। ये थोड़ा सा ना अच्छा, मतलब अगर आप इस तरह लिखोगे तो लोग वाकई आपको समझेंगे कि आप एक अच्छे डेवलपर हो। सही है, तो डॉट स्प्लिट लिखो, डॉट स्प्लिट, और इसको ऐसे कर दो। ये स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, ये आपकी स्ट्रिंग को लेगा और इसको ऑटोमेटिकली स्प्लिट कर देगा जहाँ जहाँ पे स्पेसिस आती हैं। सही है, तो इसका सेम वही रिजल्ट आएगा जो भी आपके नीचे वाले का आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो, लेकिन ये थोड़ा सा प्रो वे है लिखने का, क्योंकि इसमें आपको वो हर बार स्ट्रिंग नहीं देनी पड़ रही, हर बार कॉलन नहीं डालना पड़ रहा। आपने एक बार स्ट्रिंग दी, इसको डॉट स्प्लिट कर दिया, वो खुद ब खुद उसको ए बी सी डी ई में अलग कर देगा। सही हो गया, तो ये डॉट स्प्लिट का फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है। इसके बाद सबसे जो मेन चीज़ आती है पांडास के अंदर, वो आता है इसका स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग का पार्ट। इसको हम सिलेक्शन कहते हैं, वैसे स्लाइसिंग नहीं कहते, क्योंकि इसमें आप स्लाइस कर नहीं रहे, आप सिलेक्ट कर रहे होते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हो सिलेक्शन एंड इंडेक्सिंग। सही है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, यही सारी गेम है डेटा साइंस के अंदर जो लोगों को कभी कभी समझ नहीं आ रही। सबसे पहले आपने सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम सेलेक्ट करना है, तो उसका क्या तरीका है, मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ डब्ल्यू शो हो, ठीक हो गया। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा डी एफ मेरा डेटा फ्रेम, और इसके अंदर बोलूँगा डब्ल्यू, तो मुझे डब्ल्यू चाहिए तो मुझे डब्ल्यू आ जाएगा। सही होगा, आई होप, वेरी सिंपल। और आपको 2 कॉलम चाहिए, आपको डब्ल्यू भी चाहिए और जेड भी चाहिए, तो उसका क्या तरीका है, आप यहाँ पे इसको कॉपी करो, इधर पेस्ट करो,
और यहाँ पे ना एक लिस्ट दो इसको इनपुट, सही है। तो लिस्ट को एक लिस्ट दोगे आप, तो यहाँ पे आप w के साथ पास कर दो z को, सही है। तो आपके पास w आ गया और z आ गया। इस तरह आप दो कॉलम्स को ले सकते हो। एक और तरीका भी है इसका, df डॉट w कर लो, df डॉट w, ये तो वही चीज़ है जो ऊपर आई, लेकिन ये बेसिकली एसक्यूएल का सिंटेक्स, अगर आपने एसक्यूएल पढ़ी है तो आपको पता है कि हम एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं एसक्यूएल के अंदर डॉट सिंटेक्स के साथ। तो ये नॉट रिकमेंडेड है, पांडास में कभी ना करना, ये बहुत बुरी प्रैक्टिस समझी जाती है, सही। तो हमेशा आपने इंडेक्सिंग करनी है लिस्ट बेस्ड, बेसिकली आपने डेटा फ्रेम को आगे एक लिस्ट पास करनी है जितने कॉलम्स आपने प्रिंट करने हैं। अब आप अगर इसकी टाइप चेक करो तो आपको यहाँ पे एक मजे की चीज़ नजर आएगी। मैं आपको बताता ना कि दो कोर डेटा टाइप्स हैं आपके पास, एक डेटा फ्रेम है और एक लिस्ट है, लिस्ट कह रहा हूँ सीरीज है। तो अगर आप अब इसकी टाइप चेक करो ना, टाइप चेक करो डेटा फ्रेम डब्ल्यू की जो हमने ऊपर बनाया है, सही है। आपको यहाँ पे एक चीज़ मजे की लगेगी कि ये बेसिकली एक डेटा फ्रेम है ही नहीं, ये जो चीज़ है ये एक डेटा फ्रेम नहीं है, ये सिंपल एक सीरीज है। देखो पांडास डॉट कोर डॉट सीरीज, सही है। तो अब आई थिंक टाइम आ गया कि आपको थोड़ा सा सीरीज के बारे में बताया जाए ताकि आपको पता हो कि सीरीज क्या होती है, सही है। तो सीरीज बेसिकली इस तरह ही है कि आप डेटा फ्रेम का कोई एक कॉलम एक रो ले लो तो वो बेसिकली एक सीरीज की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसका क्या मतलब है। तो हम एक सीरीज बनाते हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं सीरीज, इंडेक्सिंग और स्लैशिंग हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे अभी थोड़ी देर ठहर के। तो हम यहाँ पे सीरीज लिख लेते हैं और यहीं से हम पीछे ना मोर कॉलम्स बना लेंगे जब हमने वापस इधर आना होगा। यहाँ पे सीरीज आपके लिए समझना जरूरी, वरना आपको इंडेक्सिंग स्लैशिंग समझ नहीं आएगी, तो इसलिए आपको सीरीज पहले बता रहा हूँ। तो सीरीज क्या होता है मैंने आपको बताया, सिंगल, आपके पास जब आप डेटा फ्रेम को किसी सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट करते हो या तो आप सिंगल कॉलम में सिंगल रो में लेके जा रहे हो तो वो बेसिकली एक सीरीज कंसीडर होता है, सही है। तो अब मैं आपको एक सीरीज ड्रॉ, हम एक सीरीज बनाते हैं, सही है, एक लिस्ट बनाते हैं एल माई लिस्ट के नाम, सही है। तो माई लिस्ट, और आप इस लिस्ट को बना लो कुछ भी कर लो, 10 20 30 40 50 कर लो, सही है। तो हमने एक लिस्ट बना ली, हम इस लिस्ट को सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। तो पी डी डॉट, पहले डेटा फ्रेम था, अब आपके पास क्या आएगा, डॉट सीरीज। तो यहाँ पे देखोगे डेटा, ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इसको डेटा दो। हमने इसको बोला कि डेटा हम आपको दे रहे हैं माई लिस्ट का, इसने आपको देखो एक लिस्ट बना दी है, सही है, बेसिकली एक लिस्ट की तरह ही है लेकिन एक सीरीज है। तो ये पांडास का सीरीज डेटा फ्रेम, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कब आपको सीरीज शो हो रही है, ठीक है। और आप इसमें ना देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला था कि पांडास क्या करता है, अगर आपने कोई इंडेक्स नहीं दिया तो वो ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 4 दे देगा ऐसे इंडेक्स, सही है। अब आप लोग चाहते हो कि मैं इसको इंडेक्स भी दूं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स इज इक्वल टू, हम यहाँ पे दे देते हैं ए बी सी डी, उनके 5 हैं तो ए बी सी, और आप यहाँ पे दे सकते हो टी, और यहाँ पे दे सकते हो ई, सही है। तो ये आपने इंडेक्स दे दिया। अब यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं ब्रो कि हम यहाँ पे आपको एक इंडेक्स देना चाहते हैं, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स, सही है, इंडेक्स। तो अगर मैं इसको अब प्रिंट करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास सीरीज जो है वो मेरे अपने जो इंडेक्स मैं चाहता था उस हिसाब से आई है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आप सीरीज को क्रिएट कर सकते हो। सीरीज का फ़ायदा क्या होता है कि आप सीरीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो छोटे डेटा की मेजर्स लेने के लिए। एग्जांपल देता हूँ, आपको टाइम सीरीज डेटा दिया गया है नवंबर से लेके अगले साल नवंबर तक का, किसी बैंकिंग की फाइनेंस कंपनी का। तो आपने सिर्फ और सिर्फ किसी 1 मंथ को टारगेट किया हुआ है, इसकी सेल्स को आपने चेक करना है। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप उस 1 मंथ को एक सीरीज़ में कन्वर्ट कर लो, सही है, ताकि आपका मेन डेटा फ्रेम ख़राब ना हो। हमेशा याद रखना, रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस आपको बता रहा हूँ, कभी भी अपने कोर डेटा फ्रेम को ख़राब नहीं करते, सही है। मैंने जहाँ पे काम किया मैंने वहाँ पे सिर्फ यही एक मेन चीज़ सीखी थी कि कभी भी डेटा साइंस के अंदर जो आपका कोर डेटा फ्रेम है जिसमें अपने पूरे का पूरा डेटा सेट इंपोर्ट किया हुआ है उसको कभी नहीं ख़राब करते, हमेशा उसकी कॉपी बना के उसमें काम करते हैं। और ये प्रोफेशनल प्रैक्टिस क्यों है, क्योंकि जब आप काम करोगे ना कंपनीज़ के अंदर, कंपनीज़ काम इस तरह नहीं करती कि आपको लोकली फाइल दे दें, कंपनीज़ काम करती हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर, और वो आपको सिर्फ एक ब्रांच की एक्सेस देंगे कि आपने उस ब्रांच में काम करना है, सही है। आप उस ब्रांच को डाउनलोड करके अपने पास जो मर्जी करो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप काम करोगे ना बिग डेटा के अंदर, मतलब एक होता है डेटा साइंस, इसके बाद आता है बिग डेटा। बिग डेटा में आपके पास काफका और कसेंड्रा के क्लस्टर चल रहे होते हैं, एक अपाचे काफका और एक अपाचे कसेंड्रा। अभी कंपनी की मर्जी होती है कि वो कसेंड्रा पे काम कर रहे हैं, काफका पे काम कर रहे हैं, और वो बेसिकली इवेंट ड्रिवन सिस्टम्स हैं जो कि इवेंट क्यू पे काम करते हैं। आप उसको एक मैसेज पास करते हो, वो मैसेज एक क्यू बनता है, तो उसमें आप हमेशा काम कर रहे होते हो एक क्लाउड बेस्ड, मतलब क्लाउड के अंदर जुपिटर नोटबुक खुली हुई होगी आपके पास, गूगल क्लाउड में हो सकती है, वो एजूर में हो सकती है, वो AWS में हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, क्योंकि काफका कैसेंड्रा बेसिकली क्लाउड बेस्ड रन टाइम्स है।
मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, आप उसको डाउनलोड करके कर सकते हो काम, लेकिन प्रोफेशनल प्रैक्टिस में हमेशा आपको काम करना पड़ता है इंटरनेशनल और ऑनलाइन आईडीज़ के ऊपर, जो कि कंपनी ने आपके लिए बनाए होते हैं। सही है। तो जैसे गूगल जो है वो जुपिटर नोटबुक इस्तेमाल नहीं करता, उनका अपना पूरा सिस्टम है इंटरनल, जहाँ पे वो सारे डेटा साइंस का काम करते हैं। तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि आपको गलती की गुंजाइश नहीं होती। गलती आप कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया सेपरेट डेटा फ्रेम के अंदर। अगर आपने मेन डेटा फ्रेम को छेड़ दिया ना, तो जब आप मेन डेटा फ्रेम को छेड़ोगे तो काफका कैसेंड्रा के क्लस्टर को एक मैसेज जाएगा कि आपका मेन डेटा फ्रेम चेंज हो गया। वो पूरी की पूरी आपकी प्रोडक्ट में जो मेन डेटा फ्रेम का रिकमेंडेशन सिस्टम लगा हुआ पूरा चेंज कर देगा, क्योंकि मैंने बताया ना मैसेज क्यू सिस्टम है, तो उसको तो मैसेज जा रहा है जब भी आप कुछ चेंज कर रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे डेवऑप्स फिर आगे काम आता है कि आपने कभी भी हमेशा आपकी डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट टीम्स अलग अलग होती हैं। डेवलपमेंट लोग सिर्फ डेवलपमेंट करते हैं, इसलिए वो कभी भी डेवलपमेंट वाले बंदे को डेवऑप्स में डालते ही नहीं। फॉर एग्जांपल एक फ्रेश इंजीनियर या इंटर्न है ना, उसको वो अलग ब्रांच पे काम करवाते हैं, उसको कभी भी वो मेन ब्रांच पे काम नहीं करने देते। उनको पता है कि इसने एक छोटा सा भी गलती कर दी, एक टेबल डिलीट कर दिया, तो बस सारा कुछ गया। सही है ना। फिर वो पूरी पूरी रात लाले पड़े होते हैं लोगों को, कभी इसको कैसे रिकवर करना है। तो मतलब ये चीज़ें आप रियल लाइफ में देखोगे। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि सीरीज़ का सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि अगर आप सीरीज़ में कन्वर्ट कर लेते हो ना डेटा फ्रेम को, तो आपके लिए और आसानी हो जाती है। तो बेस्ट अप्रोच ये है कि आपने जिस डेटा फ्रेम पे काम करना है उसकी पहले कॉपी बनाओ। कॉपी बना के जिस कॉलम जिस रो पे काम कर रहे हो उसको सीरीज में कन्वर्ट कर लो, फिर उस पर सारे ऑपरेशंस करके वापस को मर्ज कर दो मेन डेटा फ्रेम के साथ। सही है। तो ये भी आप कर सकते हो। अच्छा, तो आपको मैंने बताया इसी तरह आप नमपाई की अरे के साथ भी बना सकते हो। सही है। आप एक नमपाई की अरे बनाओ। सही है। मतलब ARR इज इक्वल टू नमपाई डॉट अरे। तो ये मैं आपको कल से बता रहा हूँ कि नमपाई हर चीज़ के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। तो आज आप देख सकते हो लाइव ये बात कि आपने एक नमपाई की अरे बनाई 10 20 30 40। सही हो गया। तो नमपाई की अरे बनाई और आपने बोला मुझे इसको सीरीज में कन्वर्ट करना, तो pd डॉट सीरीज यहाँ पे आप लिखोगे, जो डेटा आपने देना है वो आपका बस है ARR, मतलब आपकी अरे का। सही है। और आपने जो इंडेक्स देना है वो आप दोबारा से दे रहे हो इंडेक्स नहीं, बल्कि इंडेक्स नहीं देते, उनको 5 है, तो आप इंडेक्स नहीं दे रहे फिलहाल। तो ये देखो आपकी बेसिकली सिंपल, आप यहाँ पे डेटा को खत्म भी कर सकते हो अगर आपको कंफ्यूजिंग लगता है। सिर्फ सिंपल ARR पास करो। तो बेसिकली इसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी है, विदाउट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी है, दोनों चीज़ें काम कर जाती है। बेसिकली सीरीज एक क्लास है जो कि पांडास की सब क्लास है। सही है। तो इसके बाद और आई थिंक इतना काफ़ी। आप डिक्शनरी से भी बना सकते हो। सही है। मतलब अगर आप एक डिक्शनरी बनाते हो D इज इक्वल टू, तो आप एक नई डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी क्या होता है, ये आपने पाइथन में पढ़ा होगा। कीज़ होती हैं और आगे उनकी वैल्यूज़ होती हैं। सही है। तो की वैल्यू पेयर्स होते हैं ये। तो आप बेसिकली B लिख लो यहाँ पे। सही है। 20 कर लो, फिर यहाँ पे लिखो C और यहाँ पे लिखो 30। तो ये आपने बेसिकली एक डिक्शनरी बना ली है। सही है। इसको भी आप कर सकते हो PD डॉट सीरीज, और जहाँ पे आप डिक्शनरी को पास कर दो। तो ये देखो आपके पास जो आपकी कीज थी वो आपके इंडेक्स बन गए, और जो आपकी वैल्यूज थी वो बेसिकली आपका एक सिंपल कॉलम बन गया। सही है। तो इतना आई थिंक सीरीज़ में आपके लिए फ़िलहाल अभी काफ़ी है, आपको इतना पता होना काफ़ी है। इसके अलावा आप सीरीज़ को काफ़ी कुछ कर सकते हो। इसमें सम होता है, प्रिंट होता है, लेंथ का फंक्शन होता है, काफ़ी सारे फंक्शंस भी हैं। सीरीज़ में आप इंडेक्सिंग भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो आप क्या कर सकते हो कि 1 2 3 4 5 की एक सीरीज़ बनाओ। सही है। सिंपल वन, और इंडेक्स उसका रख दो कोई कंट्रीज़ का नाम, और उसके बाद आप एक दो सीरीज़ बनाओ। और जिस तरह मैंने आपको ऊपर इंडेक्स लिखना बताया था, बिल्कुल सेम यही ये वाला, इसी तरह आप सीरीज को भी इंडेक्स कर सकते हो। आप सीरीज को आपस में ऐड कर सकते हो। सही है। ये भी कुछ कर सकते हो। ये मैं आपको दिखाऊंगा जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे जाएंगे। सही है। अब वापस चलते हैं अपना उधर इंडेक्सिंग और स्लैशिंग। सही है। सिलेक्शन, तो मैंने आपको बता दिया कि आपने कॉलम कैसे सिलेक्ट करने हैं। सही है। तो कॉलम आपको सिलेक्ट करने हैं आगे। अब आपने कोई रो ड्रॉप करनी है या कॉलम ड्रॉप करने हैं। सही है। तो वो कैसे करने हैं, और सबसे पहले तो सीखते हैं कि क्रिएट कैसे करना है। सही है। अब कॉलम ये तो आ गया कि भाई WXYZ हमारे पास, हमने W को एक्सेस कर लिया, बड़ा मजा आया। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक नया कॉलम डालूं जो कि Y और Z का एडिशन हो। ये चीज़ें बड़ी काम करती हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। कोई बंदा आपसे ये कहता है कि मेरे पास सब्जेक्ट्स का डेटा, यहाँ पे मैथ के नंबर हैं, फिजिक्स कंप्यूटर साइंस सब के नंबर आ रहे हैं। सही है। मैं चाहता हूँ मेरे पास यहाँ पे एक नया कॉलम बने क्लास एवरेज एवरेज का। तो आपने आप क्या करो कि आप सारे कॉलम्स को ऐड करो। एक लाइन की कोड लिखो, सारे कॉलम्स को ऐड करो और डिवाइड बाय टोटल जितने कॉलम्स हैं उनके साथ डिवाइड कर दो, और मुझे हर एक कॉलम की आगे यहाँ पे एवरेज चाहिए। सही है। इस तरह करके ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये रियल वर्ल्ड काम शुरू हो गया आपका, यहाँ से आप चीज़ें रियल वर्ल्ड में सीखोगे। तो मैं यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट करके बताता हूँ। हम एक नया कॉलम बनाते हैं न्यू के नाम से। सही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक बार दोबारा रैंडम डॉट सीट को दोबारा कर लेते हैं ताकि हमारा जो वैल्यूज़ हैं वो, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं DF। सही है। और हम एक नया कॉलम बना रहे हैं।
अगर आप स्कूल के लिए काम करते हो तो एवरेज नाम का कॉलम हो सकता है, सही है, कि मैं यहाँ पे न्यू नाम का बना रहा हूँ, सही है। तो न्यू का कॉलम इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, आपको मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया कि हमने लास्ट 2 कॉलम्स ऐड करने वाई जेड, आप चारों भी इकट्ठे कर सकते हो, सही है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। तो मैंने ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम आपस में ऐड करना है, तो कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा डी एफ, सही है, वाई, और यहाँ मैं लिखूँगा प्लस, तो यहाँ मैं लिखूँगा डी एफ, और लास्ट में मेरे पास क्या है, जेड। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे एक नया कॉलम बनेगा, यहाँ पे इसके आगे, ये इसके आगे न्यू, और वहाँ पे आपके पास एक एडिशन प्रिंट होगी जो कि इन दोनों की होगी, सही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम उसको रन करें तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, बेसिकली यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ तो यहाँ पे मैं डी एफ लिखना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक न्यू नाम का कॉलम आ गया, सही है, जो कि इन दोनों का एडिशन है, वाई और जेड का। लेकिन यहाँ पे एक मज़े की चीज़ देखना भी, यहाँ पे क्या होता, मैं जब डी एफ को प्रिंट करूँगा आपको यहाँ पे न्यू नज़र आएगा, सही है। एक ऐसी भी कंडीशन होती है कि आप एक कंडीशन लगाते हो, कुछ भी इस तरह करते हो, कुछ ड्रॉप करते हो, रो ड्रॉप करते हो, कॉलम ड्रॉप करते हो, तो वो चीज़ इस लाइन के अंदर तो हो जाती है, लेकिन वो डेटा फ्रेम पे इम्प्लीमेंट नहीं होती है। वो कभी बताऊंगा, इन प्लेस की कमांड आगे जाके आएगी। तो अब आपको समझ आ गई कॉलम ऐड कैसे करते हैं। आपने अगर एवरेज निकालनी तो आप क्या करते हैं, आप इन चारों को प्लस करते हैं, मतलब इसी तरह कॉपी करते हैं, सही, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स के मार्क्स होते हैं, सही है। और आप क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं डी एफ डॉट कॉलम्स के साथ, सही है। डी एफ डॉट कॉलम्स, इसकी लेंथ भी आप निकाल, यानी कि डी एफ डॉट कॉलम्स करते और इसकी आप लेंथ निकाल लेते। आपने लेंथ का फंक्शन पढ़ा होगा पाइथन में, आई होप। तो यहाँ पे आप लिखते हैं लेंथ और आप इसकी लेंथ निकालें। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं डी एफ डॉट कॉलम्स अभी क्या प्रिंट करेगा, डी एफ डॉट कॉलम्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास कॉलम्स आ रहे हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड न्यू। और अगर मैं इसकी लेंथ प्रिंट करना चाहूँ, आई होप कि लेंथ इस पर काम करे, तो आपके पास आ गया 5। तो आपको पता चल गया है कि आपने जितने सब्जेक्ट्स हैं आपके, उतनी आपके कॉलम्स की लेंथ है। तो कितने आराम से आपने एक लाइन के कोड में पूरी एवरेज निकाल दी सर को, सही है। और आपने पूरा डेटा फ्रेम पे ये चीज़ इंप्लीमेंट हो जाएगी आपके, मतलब इस ये इतना आसान है डेटा साइंस करना। लोगों ने इसको भी मुश्किल बनाया हुआ, आई डोंट नो वाई। तो ये चीज़ मैंने आपको बस समझानी थी, इसलिए आपको मैंने एग्जांपल दी स्कूल की, वरना ऐसा रियल लाइफ में बहुत कम होता है। हमेशा आपको मिलियंस ऑफ रोज को इकट्ठा चेंज करना पड़ता है, इकट्ठा इंडेक्स करना पड़ता है, सही होगा। अब हम क्या करते हैं, जब हमने कॉलम बनाया हमें इसकी ज़रूरत नहीं है न्यू की, हम इसको रिमूव करते हैं यहाँ, सही है। तो यहाँ पे आपकी बहुत सिंपल सी कमांड है, डी एफ डॉट ड्रॉप की कमांड। ड्रॉप आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपने क्या रिमूव करना है, तो मैं ऐसे कहता हूँ कि मैंने न्यू रिमूव करना है, सही है। इसके बाद ये आपसे मांगेगा कि आपने रो रिमूव करनी है या कॉलम रिमूव करना है, एक्सेस मांगता है। अब एक्सेस इक्वल टू 1 का मतलब है कि मैंने कॉलम रिमूव करना है, एक्सेस इक्वल टू 0 का मतलब मैंने रो रिमूव करनी है, सही है। अब अगर मैं एक्सेस 0 करता हूँ, यहाँ पे न्यू नाम की कोई रो नहीं है, सही हो गया। तो यहाँ मेरे पास एक लंबा सा एरर आएगा, की एरर न्यू वाज नॉट फाउंड इन दी एक्सेस, सही है। जैसे ही मैं इसको 1 करूंगा तो मेरे पास देखो वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप होगा। लेकिन अब देखना मजे की चीज़, यहाँ पे सबसे मजे की चीज़, अब मैंने उसको वहाँ पे ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे आपको न्यू नज़र नहीं आ रहा। मैं डीएफ को प्रिंट करता हूँ, देखो न्यू वैसे का वैसे ही है। ये मैं आपको अभी बता रहा था कि जब आप कोई चीज़ ड्रॉप करते हो, या कभी कभी एडिशन में भी इस तरह होता है कि आपने देखो इस लाइन में आपने उसको ड्रॉप किया, आपको यहाँ प्रिंट हुआ नज़र आया कि भाई मैंने ड्रॉप कर दिया, कोई न्यू नहीं है यहाँ पे, और आपने ये कोड सबमिट किया और आप रात को सो गए। सुबह जब आपका ओनर या जो भी आपका बॉस है वो उठा, उसने देखा कि डीएफ को प्रिंट किया, तो उसने कहा वाओ, इस महीने इसकी तनख्वाह कटेगी, सही हो गया। तो ये चीज़ें आपने गलतियां नहीं करनी, काफ़ी लोग करते हैं, मैंने भी ये गलती की थी इनिशियली जब मैंने काम शुरू किया था। तो यहाँ पे एक बड़ी मज़े की चीज़ आती है, उसे हम कहते हैं इन प्लेस की कमांड, सही है। इन प्लेस का फंक्शन होता है, आप इन प्लेस आपको ट्रू करना पड़ता है, सिंपल सी एक लाइन लिखनी है आपने, सही है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, सही है, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर लेते हैं, सही होगा। तो यहाँ मैं ऊपर एक कमेंट लिख देता हूँ, सही है, इन प्लेस। इन प्लेस क्या करता है, आप यहाँ पे इसके बाद लिखोगे कॉमा इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। ये कमांड क्या आपसे मांगती है, आपको ब्रो कहती है कि मेरे भैया अगर तो आप कोई चीज़ ड्रॉप कर रहे हो और आपने इसी लाइन में ड्रॉप करना है और उसको ओरिजिनल डेटा फ्रेम के ऊपर अप्लाई भी करना है, इन प्लेस ट्रू का मतलब है कि मैंने उसको ओरिजिनल डीएफ के ऊपर अप्लाई करना है, सही है। ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, आपको इसको ट्रू करना पड़ेगा। तो अब देखना, ये इसी लाइन में न्यू भी खत्म होगा, और जब मैं डेटा फ्रेम को प्रिंट करूंगा दोबारा, तो अब मेरे पास न्यू नहीं आ रहा होगा, ये देखो, है कि नहीं इंटरेस्टिंग। तो ये इन प्लेस, अब यहाँ पे अगर आप चाहते हो आपको इन प्लेस अच्छा नहीं लगा और आप चाहते हो कि आपको इन प्लेस पसंद नहीं आया, तो आप सिंपल सा एक काम कर सकते हो,
एक बार दोबारा ऐड कर लेते हैं उसे। तो ये ऐड कर लिया, इस तरह ड्रॉप नहीं करना। तो आप क्या करो, आप लिखो df इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप। अब आपको इन प्लेस की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने पहले से ही इसको कह दिया कि भाई df किसके बराबर है, जिस df में न्यू है ही नहीं। तो ये लो, सही है, ये भी वही काम कर रहा है जो इन प्लेस कर रहा था। लेकिन मैंने आपको बताया, बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू फॉलो द रूल्स। तो आपने यहाँ पे इन प्लेस को ही हमेशा इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ मैं इसको कर चलाऊंगा तो ये एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, तो इसको मैं अभी रन नहीं कर रहा, इसको आप खुद रन करना है, आपको नोटबुक मिल जाएगी। अच्छा, तो इतना हो गया, आपको इन प्लेस का पता चल गया, आपको पता लग गया कि 0 एक्सिस का मतलब होता है रो ड्रॉप करनी है, 1 का मतलब है कॉलम ड्रॉप करना है। सही हो गया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है, मुझे सोचने दो, आपको ना मैं रो भी ड्रॉप करके दिखाता हूँ। ये लो, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे ना हम जो ई रो है ना, ई आखिरी वाली, इसको ड्रॉप करते हैं। तो ई को ड्रॉप करने के लिए क्या करेंगे, एक्सिस को 0 कर देंगे और इसको रन करेंगे। तो ये आपके पास, इसके बाद मैं आपको df प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो आपके पास ई रो जो है ना वो गायब हो चुकी है। देखो ABCD तक है, आपके पास ई रो नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, इस तरह आप डेटा फ्रेम में से जब आपके पास नल वैल्यूज़ आती हैं उनको रिमूव कर सकते हो। इंशाल्लाह ये जो नल वैल्यूज़ हैं और इसके ऑपरेशंस हैं वो हम थोड़े से आज करेंगे, थोड़े से कल, तो आपको अच्छी तरह डिटेल में समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और मज़े की दो चीज़ें आती हैं। आपने कॉलम को सिलेक्ट करना सीख लिया था पहले। एक कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए बहुत सिंपल सिंटेक्स है, df और आगे कॉलम का नाम, सही है, स्ट्रिंग के अंदर। और मल्टीपल कॉलम्स को क्या करने का तरीका है कि लिस्ट बनाते हो और आप लिस्ट पास करते हो डेटा फ्रेम को। तो अब हम ये काम करते हैं कि हमने रोज़ को सिलेक्ट कैसे करना है, सही। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्टिंग रोज़, के रोज़ को शो कैसे करना है सिलेक्ट करके। तो इसके लिए जो आपके पास सिंपल सी कमांड है वो है लॉक और आई लॉक। दो तरह की कमांड होती हैं, लोग इसमें ना बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, आप जरा ध्यान से समझना है इसको। सबसे पहले आपके पास कमांड है लॉक की, सही है। तो लॉक हम कहते हैं लोकेशन को, इसमें आप हमेशा लोकेशन दोगे, सही है। तो लॉक का मतलब है लोकेशन। और एक कमांड होती है आई लॉक, यानी कि आई लॉक, और इसमें आप हमेशा दोगे इंडेक्स की लोकेशन। तो आई लॉक का मतलब है इंडेक्स लोकेशन। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है लॉक और एक होती है आई लॉक। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लॉक कैसे देते हैं, सही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो आपका डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम डॉट LOC लोकेशन, और लोकेशन में किसकी दे रहा हूँ, एथ की दे रहा हूँ, मतलब ये ए वाली मुझे पूरी रो चाहिए, सही हो गया। तो मैंने इसे क्या किया, प्रिंट किया। आप यहाँ पे देख सकते हो रो का नाम है ए, टाइप है फ्लोट 64, और ये मेरे पास रो आ गई, ये उसके कॉलम है सारे के सारे, सही है। न्यू ख़त्म हो चुका है अब। तो यहाँ पे आपको मैंने दिखा दिया कैसे करते। अब इंडेक्स बेस्ड कैसे करते हैं, सही है। तो इसी को df डॉट आई लॉग लिखेंगे, सही है। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम df डॉट आई लॉग, सही है। तो आई लॉग क्या करता है, आपसे लोकेशन मांगता है। ये मैं कहाँ आ गया, यहाँ। तो df डॉट आई लॉग ये क्या करेगा, आपसे लोकेशन मांगेगा, तो इंडेक्स की लोकेशन मांगेगा। अब आपको पता है कि मेरे पास इसके अंदर ए 0th इंडेक्स पे है, सही है, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। तो मैं कहता हूँ कि मुझे भैया सी चाहिए, तो मैं इसमें 2 पास करूँगा, 0 1 2। जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मेरे पास सी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास नेम में सी लिखा हुआ है, और WXYZ मेरे पास उसके कॉलम्स के नाम आ रहे हैं। इस तरह आप रोज़ को सिलेक्ट कर सकते हो, सही है। अब आप चाहते हो कि आपने एक सबसेट सिलेक्ट करना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ, अभी देखो आपके पास ये सारे सारे कॉलम्स आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू चाहिए जो रो बी में है और कॉलम वाई में है। अब एग्जांपल देता हूँ, ये कुछ भी हो सकता है। लेट्स से आपके पास एक डेटा सेट है नादरा का, सही है, और नादरा में आप काम करते हो और आपके सामने इस तरह ये खुला हुआ है, एक सॉफ्टवेयर आपने बनाया है। तो नादरा वाले आपसे कहते हैं कि कस्टमर आया, उसका नाम है खुर्शीद, चलो एग्जांपल लेते हैं, सही है। और वो आपसे कहते हैं खुर्शीद का हमें CNIC नंबर चाहिए। अब आपको पता है कि इंडेक्स में तो खुर्शीद पड़ा हुआ है और CNICs में सारे CNICs पड़े हुए हैं। तो अब आपको कहता है कि मुझे सिर्फ उसका अकेली का चाहिए। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ काम आएगी कि आपने यहाँ से खुर्शीद उठाना है और यहाँ से अपना उसका CNIC उठाना है, सही है। तो ये चीज़ें हम सारी डेटा मैनिपुलेशन डेटा साइंस में आती हैं। तो मैं वो करके दिखाता हूँ उसको आपने कैसे करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे DF जो आपका डेटा फ्रेम होगा डॉट लॉक लोकेशन, और यहाँ पे आपने लिखना है खुर्शीद का नाम, लेकिन हमारे पास यहाँ पे बी है, आप खुर्शीद लिखोगे, वरना यहाँ मैं बी लिख रहा हूँ। और इसके बाद कॉमा डाल के आपने लिखना वाई, सही है। तो अब आपके पास वो आएगा जो उन दोनों के इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ये देखो यहाँ पे बी और वाई, बी और वाई, और यहाँ पे आपके पास ये वाली कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो जितना आप चाहो, सही है।
तो ये बेसिकली आपने ये लोकेशन बेस्ड इंडेक्सिंग कर ली। अच्छा, इसके बाद आप चाहते हो कि आप एक नहीं दो चीज़ें निकालो, सही है। अब आपने एक वैल्यू निकाल ली, लेकिन आपको दो चाहिए, आपको दो में इंटरेस्ट हो रहा है। हम क्या करते हैं, हमें बी वाई भी चाहिए, सही है। हम इसको एक लिस्ट में डाल देंगे। मैंने आपको बताया जब भी आपने मल्टीपल कमांड्स पास करनी, पांडास को बस एक लिस्ट बना दो और डालते रहो। तो बी वाई तो हमें चाहिए ही चाहिए, सही है। साथ हमें कह लो ए बी भी चाहिए, सही है। तो क्या करेंगे, एक और लिस्ट बनाएंगे, ऐसे बोलेंगे कि हमें भैया ए बी भी चाहिए। तो यहाँ पे ए कॉमा बी, तो इसे रन करेंगे। यहाँ पे एरर, एक मिनट रुको ज़रा। अच्छा, मसला ये है कि मैंने ए और बी रन कर दी, जबकि ए और बी जो है ना वो बेसिकली दोनों के दोनों ही आपके पास रोज है। तो हमें यहाँ पे चलो कहते हैं हमें ए और एक्स चाहिए, सही है। चलो ए और एक्स कर लेते हैं, ए और एक्स। एक मिनट रुको ज़रा, नहीं नहीं, अच्छा इस जो डबल वाला होता है ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इसको दो, पहले एक रो और एक, मतलब बेसिकली ए और बी पूरी रो दो, मतलब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ उसका क्या मतलब है। कि आप इसको ये दो डबल रो, और आप इसे कहो कि मुझे इसका वाई और एक्स चाहिए, मतलब ये हम चार वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं। चलो एग्जांपल लो, हमें एक ये वैल्यू चाहिए, ये वाली चाहिए, ये वाली चाहिए और ये वाली चाहिए, सही है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ए और बी हमारे पास रोज हैं और कॉलम्स के हैं डब्ल्यू और एक्स। तो ऐसे होता है, सही है। तो ए बी, ये सिंटेक्स मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था। देखो ये सिंटेक्स ना आपको भूल जाएगा कभी कभी। मुझे ये याद आया यहाँ से देख के कि आपके पास जो है ना वो गेट आइटम टपल की फॉर्म में आती है, और एरर देख के मुझे समझ आया कि मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ। वो इस तरह एक्सपेक्ट नहीं करता वैल्यू को। तो ये चीज़ें आपको ना समझ आएंगी आहिस्ता आहिस्ता, आप एक्सपर्ट बनते रहोगे, सही है। तो की एरर का मतलब होता है, सही है। और ये जो लाइनें लिखी हुई हैं इनका क्या कहानी है, सही है। वी बाय डेफिनेशन ओनली हैव द जीरोथ इंडेक्स, इसका क्या मतलब है, सही है। ऐसा समझते रहोगे आप। तो ए और बी मेरे पास रोज हैं, और उसके बाद मेरे पास डब्ल्यू और एक्स मुझे चाहिए जो कि कॉलम्स हैं। तो डब्ल्यू और एक्स ये वाला, सही है। तो इसको मैं जब अब रन करूँगा तो मेरे पास ये देखो ए और बी और डब्ल्यू, इस तरह आप मल्टीपल ले सकते हो। पहले आपको सिंगल रो लेना बताया। अब आ जाओ कंडीशनल सिलेक्शन के ऊपर कि अब हमने कंडीशनल सिलेक्शन कैसे करनी है। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कंडीशनल सिलेक्शन, बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल शुरू करेंगे, सही होगा। तो कंडीशनल सिलेक्शन में क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने किसी उस बच्चे की उम्र मतलब उस बच्चे का डेटा निकालना है। फॉर एग्जांपल आपके पास बर्थ रिकॉर्ड्स का डेटा जो कि किसी एक हॉस्पिटल्स में एक महीने में कितने बच्चे पैदा हुए हैं, सही है। तो आपको कहा जाता है कि जो 15 तारीख से पहले पहले वाले पैदा हुए थे ना, सिर्फ वो हमें चाहिए, सही है। तो वो कैसे आप निकालोगे, तो वो कंडीशनल सिलेक्शन से होता है। तो कंडीशन बेस्ड सिलेक्शन आप कैसे करते हो, ये देखो मैं आपको इसी के ऊपर करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम कहते हैं डीएफ में जो वैल्यू जीरो या जीरो से ज़्यादा है, मतलब जीरो से ग्रेटर है, उनका हमें रिजल्ट चाहिए। तो उसने आपको बोल दिया कि जहाँ जहाँ पे जीरो से वैल्यू ज़्यादा है वो ट्रू है, और जहाँ जहाँ पे जीरो से कम है वो फॉल्स है। तो देखो ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि बूलियन इंडेक्सिंग इस तरह से होती है, जो कि पांडास के अंदर बिल्ट इन है, आपको खुद से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कल जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि बूलियन बेस्ड अरेज का क्या फ़ायदा, तो आपको बूलियन अरेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी भी, क्योंकि हर चीज़ बिल्ट इन। आप सिर्फ कंडीशन लगाओ ट्रू और फॉल्स की, आपको रिजल्ट हमेशा बूलियन में ही मिलेगा। अच्छा, तो इसके बाद एक और चीज़ हो सकती है कि आपने अब ये कंडीशन लगा ली आपने पूरे डेटा फ्रेम के ऊपर, सही है। अब आप चाहते हो कि आप डेटा फ्रेम के इंटरनल कंडीशंस को कंपेयर करो, सही है। तो वो कैसे करते हैं, डीएफ और डेटा फ्रेम में आप कंपेयर करोगे, जो ग्रेटर देन जीरो है वो आपको चाहिए। तो अब आपको यहाँ पे नजर आएगा जो तो ग्रेटर देन जीरो थे वो सब वैल्यूज वैसे की वैसे ही हैं, बाकी जितनी भी जीरो से कम थी उन सबको उसने नल कर दिया है, सही है। डेटा फ्रेम के अंदर नैन का मतलब होता है नल वैल्यू है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, सही है। तो ये देखो यहाँ पे उसने पूरे डेटा फ्रेम में आपको रिजल्ट दे दिया कि भाई कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। और यहाँ पे आपने उसको बोला कि भाई जो तो मेरी कंडीशन को ट्रू नहीं करता ना, सेटिस्फाई नहीं करता, आप उसको नल कर दो। तो पांडास ने क्या किया, जो नेगेटिव वैल्यूज जीरो से कम थी उन सबको नल कर दिया, यानी कि नैन कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें हैं जो ग्रेटर देन वो हैं, सही है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ एक कंडीशन डब्ल्यू डी एफ इज इक्वल टू कंडीशन में ना हमेशा आप नेस्टेड डेटा फ्रेम लिखते हो। देखो मैंने डेटा फ्रेम लिखा डी एफ, मैं इसके अंदर फिर डेटा फ्रेम लिखूंगा क्योंकि मैं डेटा फ्रेम के ऊपर डेटा फ्रेम की कंडीशन लगा रहा हूँ, सही है ना। ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। डेटा फ्रेम के ऊपर अगर आप कोई भी कंडीशन लगाओगे वो हमेशा आपको बूलियन रिजल्ट देगा, सही है। अगर आपने अंदर किसी चीज़ को कंपेयर करना है ना किसी भी चीज़ के साथ, तो आपको हमेशा डेटा फ्रेम को नेस्ट करके कंडीशन लगानी पड़ेगी, सही है। तो आपने डेटा फ्रेम एक कोर लिया ऊपर वाली, और आपने उसके अंदर डेटा फ्रेम की जो सारी वैल्यूज़ हैं, ये सारी वैल्यूज़ हैं, ये आपको यहाँ पे एक्सेसिबल हैं। तो अब आप क्या कहते हो कि मुझे डेटा फ्रेम में डब्ल्यू वैल्यू, जो डब्ल्यू रो कॉलम है, सही है, मुझे इसकी वो वैल्यूज सिर्फ चाहिए जो ग्रेटर देन जीरो है। तो अब खुद गैस करो आपके पास क्या होगा, सी
जो बेसिकली सी है ये ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। आप देखना ज़रा, सी ड्रॉप हो जाएगा, आपके पास ए बी और डी रह जाएंगे बस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सी उसने ड्रॉप कर दिया पूरे का पूरा, बिकॉज आपने जो कंडीशन लगाई थी उसके हिसाब से वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। सी जो था वो 0 से कम था, तो आपके डेटा फ्रेम ने क्या बोला कि भाई डब्ल्यू जो है वो कम है, तो मैं सिर्फ आपको वो वाला डेटा फ्रेम दिखा रहा हूँ जो आपने मुझसे मांगा था। अब आप देखो ना, अगर तो ओरिजिनल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ओरिजिनल वैसे का वैसा ही है। या आप बेसिकली कंडीशन बेस्ड इंडेक्सिंग कर रहे हो, आप कंडीशन लगा लगा के चेक कर रहे हो, आप रियल डेटा फ्रेम को मैनिपुलेट नहीं कर रहे। सही है। तो इसी तरह और भी कई सारी कंडीशन लग सकती हैं, लेस देन की, ग्रेटर देन की। इस कंडीशन को हम कल और मोर डिटेल में पढ़ेंगे, आज तक बस इतना ही काफ़ी है क्योंकि टाइम पहले 8:17 हो गए हैं। तो अब आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। किसी का कोई सवाल तो मैं 1 मिनट देखता हूँ। मेरे ख्याल में आज किसी का कोई सवाल नहीं है। किसी का कोई सवाल? नहीं, वर्किंग विद पांडास इज नॉट सेम लाइक डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट इन डेटाबेस आता है डीबीएमएस के अंदर, वो उसके लिए आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, ओरेकल है, माई एसक्यूएल है, तो वो एक अलग चीज़ है। पांडास इज जस्ट अ लाइब्रेरी, ये सिर्फ एक लाइब्रेरी है जो कि आपको डेटा मैनिपुलेशन और डेटा मैनेजमेंट में हेल्प करती है। इसका उन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। कॉलम का नाम चेंज करने के लिए आपको इंशाल्लाह कल बताऊंगा जब हम डेटा फ्रेम के ऑपरेशंस को पढ़ेंगे। सही है, उसमें आपको बताऊंगा रीनेम की कमांड आती है, रीप्लेस की भी कमांड आती है, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हो। टेल की जो रिटर्न टाइप होती है वो एक डेटा फ्रेम ही होता है, टेल की कोई स्पेसिफिक रिटर्न टाइप नहीं है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ थ्रेड्स क्यों पढ़ेंगे, थ्रेड्स की आपको क्या ज़रूरत है? आई डोंट थिंक सो कि थ्रेड्स की कोई ज़रूरत है। थ्रेड्स तो आपको पाइथन में पढ़ाना चाहिए था, जिसमें क्योंकि थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग जो है वो बेसिकली पाइथन का कॉन्सेप्ट है, उसका डेटा साइंस से कोई लेना देना नहीं है। हमने सिर्फ पांडास में डेटा साइंस के बारे में पढ़ना है, मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद पढ़ना है उसके बारे में मैटप्लॉटलिब की ग्राफिकल प्लॉटिंग, जियोग्राफिकल प्लॉटिंग, बस। मल्टी थ्रेडिंग जो है ना वो पाइथन का अलग कॉन्सेप्ट है, इसके लिए थ्रेड्स की लाइब्रेरी इस्तेमाल होती है और सॉकेट्स की भी इस्तेमाल होती है, तो वो बिल्कुल पाइथन की एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें मेमोरी मैनेजमेंट भी आती है, और इसमें फिर आप साइथन भी इस्तेमाल करते हो उसको फास्ट करने के लिए। सीड की वैल्यू डिफरेंट होती है, 64 बिट पे डिफरेंट होगी, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिफरेंट होगी। ये वह, हाँ, तो ये मैंने आपको बात पहले बताई थी कि ये डिफरेंट होती है, आपके कंप्यूटर पे डिपेंड करता है, बिकॉज ये बेसिकली मेमोरी आपकी खुद जनरेट करती है। और कोई सवाल किसी का? मल्टी थ्रेडिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो जब तक आपने कोई मल्टी थ्रेडिंग सर्वर खुद नहीं बनाना ना, मल्टी थ्रेडिंग पे ना आ जाओ। आजकल दुनिया मल्टी थ्रेडिंग छोड़ चुकी है, ये सिर्फ आपको मेरा मशवरा है। मैं कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन मैंने आज तक जितनी भी कंपनीज में काम किया है, वेब के अंदर भी जब भी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हम हमेशा सिंगल सर्विस ही करते हैं, उसको माइक्रो सर्विस में कन्वर्ट कर देते हैं डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर। फॉर एग्जांपल इस कंपनी के लिए मैंने काम किया, उन्होंने जो डेटाबेस मैनेजमेंट क्वेरीज की सर्विस थी वो सारी जेंगो के अंदर थी, उनका फ्रंट एंड रिएक्ट में था, और उनकी जो डेटाबेस की क्वेरीज हैंडल हो रही थी एडमिन पैनल, वो सारा जेंगो से था, और फ्लास्क जो था वो उनका पूरा फ्रंट एंड संभाल रहा था रिएक्ट के साथ। तो मल्टी थ्रेडिंग इज़ नॉट द वे, कभी भी मल्टी थ्रेडिंग को आप रेकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग जो है वो सर्वर पे सिर्फ दबाव डालती है। हाँ, यूनिवर्सिटी लेवल पे सही है, यूनिवर्सिटी में आपको सिर्फ इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आपको पता हो कि मल्टी थ्रेडिंग नाम की कोई चीज़ होती है। इंडस्ट्री में मल्टी थ्रेडिंग मैंने आज तक नहीं देखी कभी भी इस्तेमाल होता है, सिंगल थ्रेड इस्तेमाल होते हैं। नोड जेएस जो है, नोड वो बनाई सिर्फ इसीलिए गई थी ताकि आप सर्वर का रन टाइम फास्ट कर सको, और नोड जो है वो सिंगल थ्रेडेड है, अगर आपको पता हो, इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज है, रन टाइम है नो जावास्क्रिप्ट का। तो दुनिया हमेशा काम करती है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर जो है वो ख़त्म हो चुका है।
तो बेसिकली होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी का सर्वर है, अगर वो मोनोलिथ आर्किटेक्चर में लिखा गया है, जो पोर्टल है, अगर उसकी एक सर्विस जो कि असाइनमेंट अपलोड करने की है या क्विज अपलोड करने की, सिर्फ अगर वो एक डाउन होती है तो पूरी वेबसाइट डाउन हो जाएगी आपकी। ये नुकसान होता है मल्टी थ्रेडिंग और मोनोलिथ आर्किटेक्चर का। तो हमेशा अब आप माइक्रो सर्विस में काम करते हो जब आपके पास हर चीज़ सिस्टमेटिकली अलग अलग होती है, अगर एक चीज़ डाउन हो भी जाती है तो बाकी किसी पे फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके लिए आप इस्तेमाल करते हो रैबिट MQ को, या फिर आप रेडिस को इस्तेमाल करते हो, या मेम कैश को इस्तेमाल करते हो, जो कि सारी की सारी कैश डेटा बेसिस है। सारी दुनिया यही इस्तेमाल करती है आजकल। तो ये सिर्फ आपको एक सजेशन थी, बाकी आगे आपका है। नहीं, फिक्स्ड कुछ भी नहीं है। मैंने आपको तब बताया था कि जो आप इसमें फ़िक्स करोगे वो आपके लिए फ़िक्स है, और अगर कोई दूसरा बंदा इसको इस्तेमाल करना चाहेगा तो अगर वो ये वैल्यू डालेगा तो उसको भी सेम वही वैल्यूज़ आएंगी जो आपको आई हैं। बस ये इसमें फ़िक्स्ड है, बाकी और कुछ फ़िक्स नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 77 लिखता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, आप भी 77 लिखते तो आपको भी वही वैल्यू आती, जो मुझे आनी थी। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैंने बोला था जो लोग साथ साथ फॉलो कर रहे हैं, ताकि आप हमारी सेम वैल्यूज़ आएँ तो आप जी, वरना इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और कोई सवाल? इन प्लेस बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। इन प्लेस बस आपको इतना बोलता है कि अगर जब आप इन प्लेस को डालते हो तो वो इतना कह देता है कि डेटा फ्रेम इज इक्वल टू जो भी आपने कमांड लिखी हो। मैंने आपको दोनों में डिफरेंस करके भी दिखाया था कि अगर आप इन प्लेस को ख़त्म करके df इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप लिखोगे तो वही होगा जो कि इन प्लेस कर रहा है। इन प्लेस सिर्फ इतना करता है कि वो मेक श्योर करता है कि जो आपने चेंजेस किए हैं वो आपके रियल डेटा फ्रेम के ऊपर भी अप्लाई हों। बस ये काम है उसका। तो मैं ये नोटबुक है ना, ये मैं अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे। तो आपकी असाइनमेंट मैंने अपलोड कर दी थी कल, तो वो आपने 27 तक ना करके सबमिट कर देनी है वहीं पे। सही हो गया? टाइम ऑफसेट आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हो? टाइम कॉन्टेस्ट टाइम ऑफसेट अगर आप पांडास के हिसाब से पूछ रही हो ना, तो उसका मैंने आपको बताया था जब मैं आपको डेट टाइम बताऊंगा ना, ये बेसिकली डेट टाइम में इस्तेमाल होता है। डेट ऑफसेट भी होता है इसमें। बेसिकली ये आपके पास जो पांडास का कह लो कि इनबिल्ट टी सीरीज़ की क्लास है ना, उसकी सब क्लास है ऑफसेट्स, जो कि पांडास में इस्तेमाल होती है। तो ये वन स्टेप बेसिकली करने के लिए इस्तेमाल होता है, या वन स्टेप अगर आपने आगे जाना है, वन स्टेप पीछे जाना, तो ये सारा टाइम सीरीज़ के अंदर आता है। डेट और डेट टाइम ऑफसेट की वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए आता है। ये इंशाल्लाह मैं आपको कल तो नहीं करवाऊंगा, ये मैं आपको करवाऊंगा जब पांडास उसमें जाएंगे, मैप डॉट में जब ग्राफ बनाएंगे ना टाइम सीरीज़ का, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये डेट कैसे हैंडल होती है और टाइम ऑफसेट्स कैसे हैंडल होते हैं। पांडास में से बहुत सिंपल है, आपको इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। पांडास में सिर्फ आपने डेट टाइम इंडेक्स का एक कीवर्ड डालना है, PD डॉट डेट रेंज इंडेक्स, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद स्टार्ट डेट मांगेगा आपसे, एंड डेट मांगेगा। आपने उसको स्टार्ट डेट देनी है, एंड डेट देनी है, वो खुद ब खुद बाकी सारी पार्सिंग खुद ही कर लेगा। इतना सिंपल है ये। सही है, और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, तो बस फिर आज के लिए इतना ही था। हम इंशाल्लाह कल मिलते हैं, तो कल हम कंटिन्यू करेंगे, पांडास कोर्स को ख़त्म कर देंगे और उसके बाद फिर हम मैथ डॉट लिप करेंगे। Okay, sir. I think all questions nahi aa rahe. So thank you, sir, for the amazing session or introduction to pandas. और कल हम दोबारा मिलेंगे यहाँ पर, and don't forget to RSVP for the next quizzes.
एंड अगर आपको और क्वेश्चंस हैं तो आप गूगल क्लासरूम में वो पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।